अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। देखिए बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, है ना भाई। तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, टॉटोमेरिज्म के बारे में, और मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भाई, किसका, अल्कोहल फिनॉल्स का। तो आज हमारे लिए लेक्चर नंबर 3 होने वाला है बेटा, है ना जी। चलिए हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्चुअली में क्या देखेंगे भाई, स्ट्रक्चर ऑफ ओएच ग्रुप। जैसे हमारे पास जो भी कंपाउंड होंगे जिनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उनका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें सीखना स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में सीखना बेटा, स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिखता हूँ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, structure of compounds containing OH group। ठीक है भाई, ये हमें पढ़ना है आज, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, रीज़न क्या है, मैं आपको ये क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो कि यहाँ पर हमारे पास कब लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, कब लोकलाइज्ड होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपको पूछूं, यहाँ पर मैं एक कंपाउंड बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड ड्रॉ किया CH3, इसके साथ में क्या लगा दिया भाई, OH ग्रुप लगा दिया। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर कंपाउंड बनाया CH2 डबल बॉन्ड C, है ना भाई, H सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, अब मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भाई, OH लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से डीलोकलाइजेशन भी हो सकता है। कैसे, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। ठीक है भाई, दोनों जगह पर लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये लोन पेयर ना भाई, इधर पे तो हमारे पास कोई रेजोनेंस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे तो नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। फर्स्ट वाले केस में तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ये जो लोन पेयर होंगे ना बेटा, इस ऑक्सीजन पे लगे हुए ये वाले जो लोन पेयर होंगे, ये वाले जो लोन पेयर हैं, ये हमारे लिए कैसे होने वाले हैं, लोकलाइज्ड होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है ना, ये किसी काम का नहीं है। यहाँ पे तो हमारे पास ये लोन पेयर सिर्फ इन दोनों ऑक्सीजन के पास में ही रहेंगे, ये ऑक्सीजन के पास में ही रहने वाला है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से लोकलाइज्ड लोन पेयर हो जाएगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएगा। मतलब वो लोन पेयर सिर्फ उसी एटम के ऊपर है ना भाई, उसी एटम के ऊपर लोकल में प्रेजेंट है। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखें भाई, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखें, और यहाँ पे तो ये कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तो ये किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉन्जुगेशन में। मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट होने लगेगी, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले लोन पेयर हमारे लिए मूव कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारे लिए डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे बेटा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या है, वो फिक्स नहीं है एक एटम के ऊपर, वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाने की बारी आएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, देखिए, एक तो पूरा पूरा लोन पेयर आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे बन सकती है एक तरीके से। तो यहाँ पर हमारे लिए कैसा लोन पेयर कहलाएगा, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब देखिए भाई, यहाँ पे जब हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर की बात होती है, तो इस वाले लोन पेयर को हमें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना होता है। क्या बोला मैंने, इस वाले लोन पेयर को अगर हमारे पास लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है बेटा, तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे।
ठीक है भाई। लेकिन अगर डीलोकलाइज लोन पेयर होता है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर इस ऑक्सीजन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता, इस ऑक्सीजन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहता, तो सबसे पहले तो मुझे स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना पड़ता, जो कि कैसे निकालते हम लोग, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। तो यहाँ पे आप काउंट करके देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने आने वाले हैं। सिग्मा बॉन्ड आप बोलोगे सर मेरे पास तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं इस ऑक्सीजन आइटम से, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है, एक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना है। सिमिलरली 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हमारे पास यहाँ पर स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। और जब स्टेरिक नंबर 4 आ जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp3। क्या रहती है बेटा, sp3। तो इस वाले ऑक्सीजन का हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कितना आता है, sp3 आता है बेटा। कितना आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने वाला है। लेकिन इस केस में हम लोग सेकंड केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं आएगा। रीजन क्या है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे हमारे पास ये लोन पेयर, इनमें से एक लोन पेयर तो कैसा है हमारे लिए, डीलोकलाइज्ड है ना भाई। आपको पता होगा अगर एक एटम के पास 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर होते हैं भाई, तो उनमें से सिर्फ एक ही हमारे लिए मतलब डीलोकलाइज्ड होगा जो मूव करेगा रेजोनेंस में, बाकी सारे लोकलाइज्ड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस ऊपर वाले को, अगर मैं ऊपर वाले को बोलता हूं कि मेरे पास ये जो ऊपर वाला लोन पेयर है ये कैसा है, मेरे पास डीलोकलाइज्ड है, तो नीचे वाला कैसा हो जाएगा बेटा, मेरे पास लोकलाइज्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, डीलोकलाइज्ड वाले को आपको काउंट नहीं करना है। तो अगर मैं इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालता तो मुझे स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता। वो कैसे निकालते, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से काउंट करते हैं हम लोग। अब देखिए भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने होने वाले हैं, 2। लोन पेयर कितने हो जाएंगे आप देखिए भाई, दो होते हैं वैसे लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 3। स्टेरिक नंबर जब 3 आ गया हमारे लिए तो उसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है बेटा, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है, sp2। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाली है ऑक्सीजन की, sp2। ठीक है भाई। और इस वाले केस में कैसी रहने वाली है, sp3। यहाँ पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, है ना भाई। यहाँ पे तो नो रेजोनेंस था, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं था फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, लेकिन सेकंड वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है भाई, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, है ना भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे लिए, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। तो इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया भाई, चेंज हो गया। रीजन क्या है, एक लोन पेयर जो उसका होता है ना ऑक्सीजन का, वो क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया, मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना भाई। और आपको पता होगा इस वाले इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्लस एम इफेक्ट नाम देते हैं, है ना भाई। क्या इफेक्ट बोलेंगे हम इसे, प्लस एम इफेक्ट बोलने वाले हैं भाई। क्या बोलेंगे, कौन सा इफेक्ट होगा ये हमारे लिए, प्लस एम इफेक्ट। ये भी आपको पता होगा मीजोमेरिक इफेक्ट है हमारे लिए, ये प्लस एम इफेक्ट होगा, है ना भाई। ये ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट लगाने वाला है, प्लस एम इफेक्ट लगाने वाला है। अगर एक बारी को मैं ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, है ना भाई, कौन सा डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, तो एक बारी को आप देखिएगा। जैसे अगर मैं इसी कंपाउंड का ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूं, जैसे मेरे पास क्या गिवन था, CH3OH। तो इस वाले केस में हमारे पास पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके से रहा होगा। तो आप नोटिस करोगे कि बीच में तो मेरे पास क्या रहने वाला है भाई, कार्बन रहने वाला है। ये तो मेरे पास क्या रहेगा भाई, कार्बन रहेगा। अब इस कार्बन की देखो भाई, इस कार्बन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता तो ये तो sp3 आएगी। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का अभी हमने जस्ट निकाल के देखा, वो भी sp3 आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा भाई, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होगा। कैसा अरेंजमेंट होने वाला है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होने वाला है। तो ये sp3 लोब्स है बेटा, इस कार्बन की कौन सी लोब्स हैं, ये sp3 लोब्स है। ठीक है भाई, ये sp3 लोब्स है कार्बन की। कौन सी लोब्स हैं ये वाली लोब्स sp3 लोब्स है। ये कैसी लोब्स हैं, sp3 लोब्स है, और टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है ना भाई। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। किसका फॉर्मेशन है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ये ऑक्सीजन जो होगा ना,
वो क्या होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा इस ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ में। तो ये हमारे लिए किसका फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब देखो भाई, इस ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो मतलब इसके पास भी लोब्स रहेंगी। एक लोब तो हमने सिग्मा बॉन्ड बनाने में लगा दी, दो लोब्स में हमारे पास लोन पेयर रहेगा, एक लोब में हमारे पास क्या रहने वाला है बेटा, हाइड्रोजन रहेगा। देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक लोब के अंदर तो मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फिल कर दिया। ये देखिए भाई, ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है। इस वाली लोब के अंदर बेटा, इस वाली लोब के अंदर हम लोग किसको कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन को। तो आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देता हूँ, ये देख, ये हाइड्रोजन को मैंने कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया। ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है ना भाई, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल है। अब देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, है ना भाई, ऑक्सीजन के साथ में, तो इसकी भी 1s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनके, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी 1s किसके साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रही है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है कार्बन के sp3 ऑर्बिटल के साथ में। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल इस वाले की sp3 के साथ इंटरेक्शन दिखा रही है, इस वाले हाइड्रोजन की 1s इस वाले कार्बन की sp3 ऑर्बिटल के साथ, इस वाले हाइड्रोजन की 1s लोब इस वाले ऑक्सीजन की sp3 के साथ इंटरेक्शन दिखा रही है। और ये दोनों हमारे पास क्या हो गए भाई, लोन पेयर्स हो गए। ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए, लोन पेयर्स हो गए। ठीक है भाई, ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए, लोन पेयर्स। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बनी होगी हमारे लिए। ठीक है भाई, ये वाली हमारे लिए स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं इस तरीके से, तो आप देखिए कि कार्बन रहा होगा, फिर 3 तो हाइड्रोजन रहे होंगे इस तरीके से, फिर क्या रहा होगा, एक ऑक्सीजन रहा होगा और एक हाइड्रोजन रहा होगा, उसके बीच में क्या रहे होंगे, 2 लोन पेयर रहे होंगे इस तरीके से। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की या बॉन्ड एंगल की बात करूं, तो आपको पता होता है कि भाई बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 के, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कितना होता है भाई sp3 के लिए, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड एंगल नहीं मिलता हमें। क्यों, रीजन क्या रहता है, यहाँ पे हमारे पास इस वाले केस में हमारे पास जब आप देखोगे तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन क्या करने वाला है, डोमिनेट करेगा। यहाँ पे कौन सा रिपल्शन डोमिनेट करता है, लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होने वाला है बेटा, है ना भाई, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये वाले जो 2 लोन पेयर्स हैं इनके बीच में हमारे पास रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। किन के बीच में, ये वाले जो लोन पेयर्स बनाए हैं ना भाई हमने, ये वाले जो 2 लोन पेयर्स हैं इनके बीच में रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाता है, ये 109 डिग्री से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड एंगल देखते हैं ना भाई इस वाले को, तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल निकल के आता है वो आता है 108 डिग्री, है ना भाई, कितना आएगा, 108 डिग्री के आसपास। और अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ तो छोटी होती है ना भाई, ये होती है 96 पिकोमीटर के आसपास, लेकिन इस ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ये होती है 142 पिकोमीटर के आसपास। आपको ये बॉन्ड लेंथ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए और बॉन्ड का कंपेरिजन पता होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी आनी चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, तो हमारे लिए ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ, है ना भाई। तो ये हमारे पास जनरल क्या होगा भाई, एक तरीके से आपको आइडिया बता दिया मैंने कि स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। सिमिलरली आप फिनॉल के अंदर भी देख सकते हो, फिनॉल के अंदर भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए मैं फिनॉल के अंदर भी बना के दिखाता हूँ एक बारी के लिए, कि जैसे अगर मेरे पास कोई फिनॉल रिंग, मतलब ये बेंजीन की रिंग है और उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे OH ग्रुप लगा रखा है मैंने, ठीक है भाई, और यहाँ पे ये 2 लोन पेयर बना रखे हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इनके बीच में भी जब आप बॉन्ड एंगल देखोगे तो वो कितना आ जाएगा, 109 डिग्री आ जाता है। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना आता है भाई, इनके बीच में इस ऑक्सीजन और इस
कार्बन चेन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना आता है, 109 डिग्री के आसपास। और जब आप बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते हो अगर कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ को, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 136 पिकोमीटर के आसपास आती है। अब आप रीज़न पूछेंगे तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्यों कि ये बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है बेटा, किस में जाता है, कॉन्जुगेशन में। तो जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, है ना भाई। इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में थोड़े टाइम के लिए एक डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, है ना भाई। ये पीछे रिंग लगी हुई है हमारे पास बेंजीन की, इस तरीके से, है ना भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर पे ये और इधर पे ये। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है। ठीक है भाई। तो ये क्या था हमारे लिए, स्ट्रक्चर बताए मैंने आपको जो कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो वो जनरली फिनॉल्स के अंदर कैसे होते हैं भाई, कम होता है। फिनॉल हमारे लिए लेस पोलर होते हैं, है ना भाई। फिनॉल कैसे होने वाले हैं, लेस पोलर होंगे। ये बात याद रखनी है आपको, क्या बोलना है, फिनॉल्स आर लेस पोलर as compared to alcohols, as compared to aliphatic alcohols। ठीक है भाई, ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमें क्या पढ़ना है भाई, जो कि हम पढ़ने वाले हैं भाई यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात करनी है हमें। तो चलिए देखिए भाई, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स की बात करते हैं। अब क्या होने वाला है यहाँ पे हमारे लिए, अब हम लोग सब डिफरेंट सबस्ट्रेट लेंगे, उनसे क्या प्रिपेयर करके देखेंगे भाई, हम लोग प्रिपेयर करके देखेंगे भाई एल्कोहल्स को। तो जो हम सबसे पहली प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो होगी फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। अब आप याद कीजिए, जब हम लोगों ने हेलो एल्केन्स में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उस टाइम पे हम लोगों ने हेलो एल्केन्स की रिएक्शन से अल्कोहल को प्रिपेयर किया था। वही वाली रिएक्शन हमें यहाँ पे यूज करनी है, प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स से बनाने के हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए भाई, जैसे अगर मेरे पास, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ, है ना भाई, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि जैसे मेरे पास अगर RX है, RX क्या होता है हमारे लिए, हेलो एल्केन होता है। ये क्या है, हेलो एल्केन है। अब इसकी रिएक्शन में अक्वस KOH के साथ करा दूं, KOH अक्वस के साथ करा दूं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ पे एल्कोहल का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे, आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो OH नेगेटिव है ना भाई, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, वो जाके अटैक करता है इस वाले कार्बन पे और यहाँ से किसको रिमूव कर देता है, हेलोजन को, है ना भाई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं आपको ये वाली रिएक्शंस तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें बस एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए भाई किस तरीके से, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, आप देखिए, मैं बोलता हूं कि आप ये वाली रिएक्शन करके बताइए। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया भाई, Br लगा दिया और इसके ऊपर डाल दिया भाई अक्वस KOH और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पे Br तो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, KBr बन के बाहर निकल गया होगा, तो ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा। सिमिलरली भाई अगर हम लोग अक्वस KOH है वो तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हम लोग OH नेगेटिव जनरेट कराने के लिए और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मॉइस्ट
सिल्वर ऑक्साइड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया भाई, इस तरीके से मैंने एक कंपाउंड ले लिया और साथ में मैंने ले लिया मॉइस्ट Ag2O। ठीक है भाई, तो क्या हो जाने वाला है, आपको पता होगा अगर हमारे पास मॉइस्चर प्रेजेंट है और Ag2O प्रेजेंट है तो फिर ये क्या करने वाला है, ये एक तरीके से हमारे पास aqueous सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। यानी कि इससे हमें क्या फॉर्म होने को देखने को मिलेगा, AgOH फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये जो AgOH है ना भाई, इसमें OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, वो जाके इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को क्या कर देगा भाई, रिमूव कर देगा। वो सिल्वर के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा। तो यहाँ पे बनने वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे तो OH आ जाएगा और AgBr बाहर निकल जाएगा भाई। AgBr क्या हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। आपको पता भी है सिल्वर की एफिनिटी हेलोजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे लिए कौन सी रिएक्शंस थी बेटा, ये हमारे लिए प्रिपरेशन था किससे, हेलो एल्केन से। अब हमारे पास जो दूसरी प्रिपरेशन होती है, ये किससे किया हमने, हेलो एल्केन से किया। अब हम लोग सेकंड प्रिपरेशन देखते हैं भाई। सेकंड प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, अगर अल्कोहल की बात चल रही है तो हम लोग सेकंड प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग को पढ़ना है फ्रॉम बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं। उससे हमें क्या ऑब्टेन होंगे भाई, उससे हमें ऑब्टेन होंगे एल्कोहल्स। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, अगर हमारे पास एल्डिहाइड होता है भाई, है ना भाई, क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है, अगर मेरे पास RCHO होता है ना भाई, ये क्या है मेरे लिए, एल्डिहाइड है। अगर मैं एल्डिहाइड का क्या करता हूँ बेटा, रिडक्शन करता हूँ, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरे पास जो बनने वाली स्पीशीज होगी ना, वो होगी RCH2OH। मतलब मेरे लिए यहाँ पे जो बनने वाला कंपाउंड होगा ना, वो एक तरीके से प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। क्या बोला मैंने आपको कि अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है और उसके ऊपर आपने रिएक्शन की किसी रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो रिडक्शन होगा। रिडक्शन होने के बाद हमारे पास क्या बनने वाला है, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको पहली, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप नोट करेंगे यहाँ पे, अगर मेरे पास क्या हो भाई, अगर मेरे पास कोई कीटोन हो, क्या हो भाई, RC≡O≅R', इस तरीके से इस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन। अगर मैं इसके ऊपर रिडक्शन कराता हूँ बेटा, इसके ऊपर कोई रिड्यूसिंग एजेंट लूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, RCH, यहाँ पे OH और यहाँ पे R'। ये क्या फॉर्म कर देगा बेटा हमारे लिए, ये क्या फॉर्म कर देगा हमारे लिए, यहाँ पे फॉर्म होने वाला कंपाउंड होगा एक तरीके से 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने, अगर मेरे पास एल्डिहाइड होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर मेरे पास कीटोन होता है तो कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री से भाई 1 डिग्री बनाना हो तो एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दो, 2 डिग्री बनाना हो तो कीटोन का रिडक्शन कर दो भाई, बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है भाई, आपको पता होने चाहिए किसके बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट आप कौन कौन से यूटिलाइज कर सकते हो भाई, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स यहाँ पर लाइन लगी हुई है। सबसे पहले तो हम लोग यूज कर सकते हैं H2, निकल प्लैटिनम, है ना भाई, और पैलाडियम, ये वाला रिएजेंट यूज कर सकते हो। दूसरा कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हो भाई, बर्च रिएजेंट। ये मैंने आपको बताया था कि किसी मेटल के साथ में हमारे लिए क्या हो जाए भाई, पोलर सॉल्वेंट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास सोडियम हो, उसके साथ में क्या गिवन हो, C2H5OH गिवन हो, या फिर आपके पास क्या गिवन हो, लिथियम हो, उसके साथ में C2H5OH गिवन हो,
तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बर्च रिएजेंट कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं थर्ड रिएजेंट, वो और कौन सा हो सकता है भाई, और भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा हमारे पास हो सकता है NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है भाई, NaBH4 का भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, आप इनकी मदद से क्या कर सकते हो भाई, एक तरीके से हमारे लिए रिडक्शन कर सकते हो। तो रिडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस करवाता हूँ, उनसे आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन देता हूँ कि जैसे मेरे पास एक कंपाउंड गिवन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और इसके ऊपर लिखा हुआ है LiAlH4। तो आप बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो कीटोन है, तो कीटोन से हमारे लिए 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बना देंगे, इस O के बीच में H लगा देंगे, OH बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, वो भी बताइए भाई। जैसे इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया आपको CHO, है ना भाई। अच्छा चलिए मैं तगड़ा क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको LiAlH4 1 इक्विवेलेंट। अब बताइए अब क्या होगा, अगर मेरे पास एक इक्विवेलेंट दिया और दोनों प्रेजेंट है, तो फिर किसका रिडक्शन हो जाएगा, तो फिर किसका रिडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा GOC का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। रीजन क्या है, मैं इसी मॉलिक्यूल को एक बारी नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ उसका स्ट्रक्चर, या फिर देखिए मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे CHO ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप इसे मैं नोटिस करेंगे तो एक पोजीशन तो मेरे लिए कीटोन है और एक पोजीशन मेरे लिए क्या है भाई, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक इक्विवेलेंट दिया है, तो कोई एक ही रिड्यूस होगा। अब वो हमें डिसाइड करना है इनमें से कौन रिड्यूस होने वाला है। तो आप नोटिस कीजिए ये यहां से क्या डोनेट करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, वो एक तरीके से होता है हाइड्राइड डोनर। ये क्या होता है, हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड डोनर मतलब यहां से क्या होगा भाई, एक एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा ना भाई, उसकी जो ये जो हमारे लिए एक तरीके, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, H नेगेटिव डोनर, इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये जाके अटैक करने वाली है किसी के ऊपर। तो फिर कहाँ पे अटैक करेगी, जहां पे हमारे पास ये हमारे पास देखिए भाई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, ये जो अटैक करने वाली स्पीशीज है ये कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसके ऊपर सबसे पहले अटैक हो जाएगा। अब कीटोन और एल्डिहाइड में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अब आप नोटिस करेंगे कीटोन में तो दोनों तरफ हमारे पास क्या लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो वो क्या करेंगे भाई, प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे जो न्यूक्लियर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा उसको क्या कर देंगे भाई, कम कर देंगे। लेकिन इस एल्डिहाइड के ऊपर अगर हमारे पास क्या हो जाए भाई, इस एल्डिहाइड के ऊपर देखें हम लोग इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही तरफ से लग रहा है, एल्काइल ग्रुप एक ही तरफ से लगा रहा है हमारे लिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी जाएगी भाई, एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिसिटी सॉरी इंक्रीज होगी, एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो फिर ये ALH बॉन्ड जो होगा ना वो जाके किसके ऊपर अटैक करने वाला है, इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने वाला है। तो फिर यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा, आप नोटिस करोगे कि हमारे पास एल्डिहाइड तो रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और फाइनली रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे लिए, कुछ इस तरीके से कीटोन एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट दिया है, और हमारे पास जो ये वाला OH है इस तरीके से चेंज हो जाएगा भाई, है ना भाई। ये वाला कार्बन जो ये एल्डिहाइड था, अब ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, कि उसने देखिए कंफ्यूज क्या करा लिया, सिलेक्टिविटी पूछ ली आपसे कि अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक इक्विवेलेंट लिया है तो वो किसे करेगा।
तो यहाँ पे तो हमारे लिए सिंपल जीओसी का क्वेश्चन बन गया। देखिए कैसे समझाया मैंने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर मेरे पास कोई कीटोन रहता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई कीटोन प्रेजेंट है और कोई एल्डिहाइड प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो एल्काइल ग्रुप्स रहे होंगे ना, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे होंगे। पुश क्यों कर रहे होंगे, यहां से प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, यहां से प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे। तो इस वाले कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जम जम के पहुंच रही है, भर भर के पहुंच रही है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था ना भाई, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कैसे था, क्योंकि इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ना भाई, ये ऑक्सीजन कैसा है हमारे लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये खींचता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस वाले कार्बन सेंटर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब देखिए सिमिलरली इस वाले सेंटर पे देखूं मैं, तो यहाँ पे से तो सिर्फ एक ही तरफ से ये कार्बन पुश कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ से तो हाइड्रोजन, ये तो न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, क्या हो जाएगा भाई, इसके कंपैरिजन में तो हाई रहेगा। किसके कंपैरिजन में, कीटोन के कंपैरिजन में। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछूं कि कौन कितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल तो कौन सा हो गया भाई, एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन फास्ट होगी किसी न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किसके ऊपर अटैक करना फास्ट करेगा भाई, वो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देखे जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हाई होगा वहां पे, मतलब एल्डिहाइड के ऊपर वो क्या करेगा भाई, जल्दी से क्या करेगा, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू कीटोन, एज कंपेयर टू कीटोन। तो ये क्या था हमारे लिए भाई, एक तरीके से रिडक्शन रिएक्शंस थी जिनकी मदद से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर पा रहे थे, अल्कोहल प्रोड्यूस कर पा रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात नोटिस की, अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं और उसका रिडक्शन करता हूं तो फिर क्या होता है भाई, यहाँ पे एल्डिहाइड के रिडक्शन पे 1 डिग्री अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं कीटोन लेता हूं और उनका रिडक्शन करता हूं तो फिर वहां पे क्या होता है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है भाई। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, आई नो, है ना भाई। कल की क्लास में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। तो आज मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ सेशन को, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना भाई। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4 को, है ना भाई। हमारा लेक्चर नंबर 3 हो गया है कंप्लीट, अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सेशन को पसंद कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, है ना भाई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना भाई। चलिए भाई, थैंक यू टू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।